हेलो एवरीवन, वेलकम टू गो फॉर एग्रीकल्चर एजुकेशन। सो गाइज, आज के लेक्चर नंबर 35 ऑफ इकोनॉमी में हम जो टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं वो है क्रॉप मेज। बेसिकली देखिए, ये जो क्रॉप है बहुत ही इंपॉर्टेंट है एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। ठीक है, इसके हम बेसिक पॉइंट तो देखने ही वाले हैं, साथ साथ जो एग्जामिनेशन में जिन टॉपिक्स से क्वेश्चन ज़्यादा पूछी जाती हैं, लाइक इनकी वेराइटीज़, ठीक है, इनके ग्रोथ स्टेजेस, ठीक है, यील्ड कितना होता है, ठीक है, वो सारी चीज़ें, इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस, यहाँ से जो क्वेश्चंस बन जाते हैं। ठीक है, इनके जो फ्लावर्स हैं उनको क्या बोलते हैं, इनके मेल फ्लावर्स हैं उनको क्या कहते हैं, ये सारी चीज़ों को हम डिस्कस करने वाले हैं। आगे बढ़ने से पहले लेक्चर में आपको बता दूं, अगर आपको इस लेक्चर की पीडीएफ चाहिए तो आप इसको टेलीग्राम चैनल से डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, आप जस्ट टेलीग्राम ऐप ओपन कीजिए और उसमें आप लिख सकते हैं गो फॉर एग्रीकल्चर एजुकेशन, आपको हमारा चैनल मिल जाएगा। साथ साथ आप हमारे इंस्टाग्राम जो अकाउंट है उसको फॉलो करें, वहाँ पे आपको क्विजेस और अपडेट्स मिल जाएंगे हमारे चैनल के रिगार्डिंग। ठीक है, आप साथ साथ हमारे फेसबुक पेज को भी लाइक कर सकते हैं। और हमने एक एप्लीकेशन बनाया है जीएफए एजुकेशन ऐप नाम से, इसका लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। इवन हमने चारों ये जो चीज़ें हैं उनका हमने लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। इस ऐप का ये बेनिफिट है कि आप इससे जो भी आपके मटेरियल्स हैं, लाइक पीडीएफ मटेरियल फॉर दी फोर ईयर, आपको हमारे चैनल की जितनी वीडियोस हैं इस ऐप पे मिल जाएंगी। लाइक इस ऐप का बस आपको इतना ही फ़ायदा होगा कि आपको जो भी 4 साल में मटेरियल चाहिए, लाइक कोई बुक्स हो गए, आपने एग्रीमून का नाम सुना होगा, एग्रीमून के बुक्स वगैरह आप यहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपने आज के टॉपिक को। जैसे मैंने आपको बताया, आज हम डिस्कस करने वाले हैं क्रॉप मेज के बारे में, जिसका साइंटिफिक नेम होता है जिया मेज। ठीक है, अगर हम बात करें इसकी फैमिली, तो फैमिली होती है ग्रास फैमिली, ग्रामिनी। ठीक है, ओके। और इसका जो क्रोमोसोम नंबर होता है वो होता है 2n = 20। ठीक है, मतलब डिप्लॉयड स्टेज जो होता है इसका 20 होता है, इसका क्रोमोसोम नंबर। ठीक है, तो इस लेक्चर में हम जो डिस्कस करने वाले हैं वो बेसिकली मेज के ऑरिजिन और उसकी जियोग्राफिक डिस्ट्रीब्यूशन। सेकंड इज द इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस। थर्ड, सॉइल एंड क्लाइमेटिक रिक्वायरमेंट। इनकी वेराइटीज अभी हम आगे देखेंगे, रेनफेड वेराइटीज होती हैं और इरिगेटेड कंडीशन में इसकी वेराइटीज होती हैं, इनके बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, लास्ट जो है हमारा कल्चरल प्रैक्टिसेस एंड ईल्ड। तो आज का लेक्चर थोड़ा सा लंबा और बड़ा जाएगा क्योंकि इस क्रॉप में बहुत सारे टॉपिक्स हैं जो कि एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, तो उसको हम थोड़ा सा तरीके से डिस्कस करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं अपने वेरी फर्स्ट टॉपिक को, मेज। तो मेज का जो वर्नाकुलर नेम है वो अपने एरिया वाइज या फिर कह सकते हैं जियोग्राफी वाइज डिफरेंट है। लाइक आपने इसका नाम सुना होगा भुट्टा, मकई भी कहते हैं। ठीक है, बंगाली में से भुट्टा कहते हैं, गुजराती मकई कहते हैं, आपने मक्का भी सुना होगा। ठीक है, मक्का चोलम। ठीक है, मक्का कहते हैं इसको। तो बहुत सारे नेम से इसको जाना जाता है। अगर हम बात करें इसके ओरिजिन के बारे में, तो प्राइमरी सेंटर ऑफ ओरिजिन ऑफ मेज इज कंसीडर्ड बाय मोस्ट ऑफ द अथॉरिटीज टू बी सेंट्रल अमेरिका एंड मैक्सिको। लेकिन अगर क्वेश्चन अगर पूछा जाता है, अभी प्रीवियस ईयर्स में क्वेश्चन पूछे गए हैं, तो आप मैक्सिको, अगर आपको सेंट्रल अमेरिका और मैक्सिको अलग से करके दिया जाए, अगर ऑल ऑफ दीज है और बोथ ऑफ दीज है तो आप तो दोनों करोगे, अगर नहीं तो आप मैक्सिको को टिक करोगे। ठीक है, अगर बात करें तो इसका जो फॉसिल है, मेज का फॉसिल है, वो हमें पॉलन के फॉर्म में मिलता है। लाइक मतलब मेज का जो पॉलन का फॉसिल हमें मिला हुआ है, आर्कियोलॉजिकल एविडेंस है हमारे पास, वो मैक्सिको में है। ठीक है, मैक्सिको इंडिकेट्स टू द मैक्सिको टू द नेटिव ऑफ मेज। ठीक है, अगर हम जियोग्राफिक डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में बात करें, तो ये थ्रू आउट द वर्ल्ड कल्टीवेट किया जाता है। ठीक है, फ्रॉम 58 डिग्री नॉर्थ टू 40 डिग्री ऑफ साउथ में। ठीक है, लैटिट्यूड, ये मैंने लैटिट्यूड वाइज बता दिया। अगर हम बात करें तो इसका ये जो मैं डेटा आपको दे रहा हूँ बेसिकली थोड़ा सा पुराना डेटा है। कल्टिवेटेड ओवर 139 मिलियन हेक्टेयर ऑफ एरिया एंड अराउंड 600 मिलियन टन्स ऑफ द मेज इज प्रोड्यूस्ड। ठीक है, एवरी ईयर डेटा। इट इज द थर्ड पोजीशन नेक्स्ट टू राइस एंड व्हीट। मैंने बताया था राइस एंड व्हीट आर द मोस्ट इंपॉर्टेंट स्टेपल क्रॉप ऑफ द वर्ल्ड, बेसिकली इन द डेवलपिंग कंट्रीज लाइक चाइना, इंडिया। ठीक है, तो ये मेज जो है थर्ड पोजीशन पे है राइस और व्हीट के बाद इन एरिया एंड प्रोडक्शन। कंट्रीज अगर हम बात करें तो मोस्टली यूएसए, चाइना, ब्राजील, मैक्सिको, इंडिया, रोमानिया, फिलीपींस, इंडोनेशिया आर सम ऑफ द इम्पोर्टेंट कंट्रीज। ठीक है, अगर हम इंडिया के कॉन्टेक्स्ट में बात करें तो राजस्थान, यूपी, एमपी, बिहार, कर्नाटका, गुजरात, आंध्र प्रदेश, जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, महाराष्ट्र आर द इम्पोर्टेंट मेज ग्रोइंग या फिर मेज प्रोड्यूसिंग स्टेट्स। सो आई होप ये ओरिजिन और ज्योग्राफिक डिस्ट्रीब्यूशन आपको क्लियर है। जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वो है इसका इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस। तो देखो, इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस बहुत ही ज़्यादा है इसका, क्योंकि देखो इसका तो एक तो ग्रेन जो मिलेगा वो ह्यूमन कंजम्पशन में यूज़ करते हैं। ठीक है, ह्यूमन कंजम्पशन में भी डिफरेंट फॉर्म्स में। ठीक है, और जो इसका फॉर्डर है वो उसको हम एज फॉर कैटल फीड भी यूज़ करते हैं। तो अगर इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस की बात करें तो स्टेपल फूड फॉर ह्यूमन, फीड फॉर लाइफ स्टॉक, सबसे इंपॉर्टेंट तो यही हो गया।
फर्मेंटेशन एंड मेनी इंडस्ट्रियल यूजेस। इसका जो बेसिकली जो यूज़ है वो एज ए ग्रेन जो है इसका, उसका यूज़ फर्मेंटेशन के लिए भी यूज़ किया जाता है और मेनी इंडस्ट्रियल पर्पस के लिए भी यूज़ किया जाता है। अगर मेज की बात करें तो 65% जो है उसमें स्टार्च प्रेजेंट होता है। ठीक है, अब दो टाइप की मिलिंग होती है इसमें। ठीक है, एक जो होती है वेट मिलिंग और जो सेकंड होता है वो ड्राई मिलिंग होता है। अब वेट मिलिंग एंड ड्राई मिलिंग क्या है? वेट मिलिंग produces industrial starch like sweeteners, also produces various modified maize starch for paper lamination, textile, wrap, sizing and laundry finishing। ठीक है, और जो ड्राई मिल प्रोडक्ट्स होते हैं फॉर एनिमल फीड, बीवरिंग, ब्रेकफास्ट सीरियल्स जो भी हमारे बनते हैं मेज जिसमें पड़ता है, या फिर अदर फूड्स में यूज किया जाता है। तो जो मिलिंग प्रोसेस है मेज के केस में वो दो टाइप का है। ठीक है, अगर इंडिया में बात करें तो ड्राई मिलिंग इज प्रीडोमिनेंट, ड्राई मिलिंग ज़्यादा की जाती है फॉर द प्रोसेस ऑफ फ्लोर एंड एनिमल फीड। ठीक है, और इसका यूज़ फर्मेंटेशन एंड डिस्टिलिंग इंडस्ट्रीज में भी किया जाता है फॉर द प्रोडक्शन ऑफ वाइन। ठीक है, मतलब अल्कोहल्स के लिए एंड कंपोजिट फ्लोर्स। अगर हम बात करें अल्टरनेट क्रॉप, बहुत सारी कंट्रीज जो हैं इसको अल्टरनेट क्रॉप की तरह यूज़ करती हैं, लाइक अल्टरनेट क्रॉप फॉर राइस एंड व्हीट। अबाउट 35% प्रोडक्शन जो है वो कंज्यूम किया जाता है ह्यूमन से, 25% पोल्ट्री, ठीक है, या फिर कैटल फीड, और 15% ऑफ द फूड जो है वो प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज उनको यूज़ करती हैं। आई होप आपको इसका इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस भी समझ में आया होगा। अब जो हमारा नेक्स्ट जो इसमें टॉपिक है वो है मेज ग्रेन टाइप्स। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। ठीक है, इसको आप तरीके से और ढंग से इसको याद रखना। ठीक है, मेज ग्रेन जो है वो 6 टाइप्स की हैं। फर्स्ट इज द फ्लिंट कॉर्न, ठीक है, जिया मेज इंडियोरेटा। ठीक है, आप साइंटिफिक नेम देख लेना। इंपॉर्टेंट क्या है फ्लिंट कॉर्न, इसका नाम फ्लिंट क्यों है? तो आप देखो, इंटायर आउटर पोर्शन ऑफ कर्नल इज हार्ड स्टार्च। आपने अगर एक मेज का ग्रेन देखा होगा तो आपने देखा होगा कि इसमें एक जो इंटरनल पार्ट होता है और एक के बाहर होता है। तो मैं इसके बारे में बता रहा हूँ कि जो होता है हार्ड स्टार्च होता है। फ्लिंट कम्स इन मेनी कलर्स, व्हाइट कलर में भी आपको कॉर्न दिखेगा, यानी इनके ग्रेन्स येलो भी दिखेंगे, रेड, ब्लू, और देयर मतलब अदर भी वेरिएबिलिटी है इनके कलर में। ठीक है, तो फ्लिंट कॉर्न को पहचानने का ये है कि उनका जो स्टार्च होगा यानी जो अपर ये पार्ट होगा मेज का वो हार्ड होगा। सेकंड इज द डेंट कॉर्न। डेंट कॉर्न मतलब क्या है? जो आप मकई देखते हो यानी इसका जो ग्रेन देखते हो ऊपर में क्या होता है, धंसा हुआ होता है, उस पर डेंट पड़ा होता है। ठीक है, तो डेंट कॉर्न जो है 95% ऑफ द प्रोडक्शन इन यूएसए, तो यूएसए में 95% प्रोडक्शन जो है डेंट कॉर्न का किया जाता है। ठीक है, और अगर हम बात करें तो इसका कैरेक्टरिस्टिक डेंट है, मतलब डेंट कॉर्न का मेन प्रॉपर्टी क्या है, उसके ऊपर डेंट दिखेगा। ठीक है, ऑन द टॉप ऑफ द कर्नल, जैसे मैंने यहाँ पे आपको बताया। ठीक है, ये आप जो कर्नल है इसके ऊपर पार्ट में यहाँ पे प्रेजेंट होता है डेंट। ठीक है, अगर इसका ग्रेन का कलर देखें तो ये येलो, व्हाइट, रेड कलर ऑफ द कर्नल इनका प्रेजेंट होता है। कर्नल क्या है? जो एक ग्रेन है ना इसका, इसको हम लोग बोलते हैं, एक ग्रेन नहीं, मतलब ये जो ग्रेन्स है ना इसको हम लोग कर्नल कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट इज दी स्वीट कॉर्न। आपने स्वीट कॉर्न खाए भी होंगे। फूड मतलब जनरली ग्रो किया जाता है फूड के लिए एंड हार्वेस्टेड एट 70% ऑफ द मॉइस्चर कंटेंट। ठीक है, इट इज अ गुड सोर्स ऑफ एनर्जी लाइक कार्बोहाइड्रेट एंड फैट्स, स्टार्च। ठीक है, कार्बोहाइड्रेट एंड स्टार्च। अबाउट 20% ऑफ द ड्राई मैटर इज शुगर। जो इस ग्रेन को हमने वाटर निकाल दिया, लाइक 30% जो हमारे पास ड्राई मैटर है उसका 20% जो होता है ड्राई मैटर होता है। ठीक है, इस शुगर कंपेयर टू 3% इन डेंट कॉर्न, जो कि डेंट कॉर्न में ओनली 3% पाया जाता है। इट इज ऑल्सो अ गुड सोर्स ऑफ विटामिन सी एंड विटामिन ए। तो ये हो गया हमारा स्वीट कॉर्न। तो फर्स्ट इज फ्लिंट, सेकंड इज डेंट एंड थर्ड इज स्वीट कॉर्न। फोर्थ इज फ्लोर कॉर्न। बेसिकली आपको नाम से ही पता लग रहा होगा कि बेसिकली इसका जो यूज होता है फॉर दी पर्पस फ्लोर किया जाता है, आटे के लिए। तो इसका जो आटा में बनाना है तो ये जनरली सॉफ्ट स्टार्च होता है विथ लिटिल और नो हार्ड स्टार्च। इसके ऊपर वाला जो पार्ट है वो जो होगा सॉफ्ट होगा। ठीक है, कर्नल्स आर इजी टू ग्राइंड। ठीक है, हार्ड नहीं है तो इजी टू ग्राइंड है। ठीक है, और बेसिकली ये साउथ अमेरिका, ठीक है, यहाँ पे चीज़ें ये कल्टीवेट की जाती हैं। तो ये हमने 4 टाइप ऑफ ग्रेन्स पढ़ लिए, यानी मेज के टाइप्स, मेज ग्रेन के टाइप्स। और जो 2 टाइप हैं, वेट, ठीक है, और जो 2 टाइप हैं वो है हमारे पास पॉपकॉर्न एंड वैक्सी कॉर्न। तो पॉपकॉर्न के बारे में अगर हम डिस्कस करें तो नाम से ही लग रहा है कि ये क्या, हम जनरली आपने पॉपकॉर्न तो खाया भी होगा। ठीक है, तो इनका कर्नल जो होता है स्मॉल होता है। इंपॉर्टेंट बात, ये कर्नल जो होता है इनका स्मॉल होता है, लेकिन इनके अंदर जो है मॉइस्चर प्रेजेंट जो होता है वो इनको एक प्रॉपर्टी देता है। क्या होता है? जो इनका स्मॉल कर्नल है
एक्सट्रीम फॉर्म ऑफ फ्लिंट कॉर्न। पहले तो आप ये ध्यान रखो कि ये एक एक्सट्रीम फॉर्म है, छोटा फॉर्म है फ्लिंट कॉर्न का, ठीक है, मतलब हार्ड होते हैं। जब इनको हीट करते हैं 170 डिग्री सेंटीग्रेड तक, तो जो ग्रेन है वो स्वेल कर जाता है और बर्स्ट करता है। ये इनकी स्पेशल प्रॉपर्टी है। और ये बर्स्ट क्यों करता है? इनके मॉइस्चर के वजह से, ठीक है। मतलब ये बर्स्ट करता है, जो अंदर का पार्ट है वो बाहर की तरफ आ जाता है। इस टेम्परेचर पे होता क्या है, जो वाटर होल्ड इन द स्टार्च, जो वाटर जो यानी जो मॉइस्चर है स्टार्च में, वो स्टीम में कन्वर्ट हो जाता है हीट होने पे 170 डिग्री सेंटीग्रेड पे, एंड प्रेशर कॉजेज द एक्सप्लोजन, और जो स्टीम है बाहर निकलता है और एक एक्सप्लोजन कॉज करता है। तो ये हो गया हमारा पॉपकॉर्न। द नेक्स्ट इज द वैक्सीकॉर्न, ठीक है, नाम से समझ में आ रहा है। इसका ऊपर जो इसका अपीयरेंस है कैसा होता है, लगता है इसके ऊपर वैक्स लगा हुआ है। इनका जो है अपीयरेंस है वैक्सी अपीयरेंस है। आपने स्टार्च सुना होगा, दो चीज से बना होता है, अमाइलोज, ठीक है, और सेकंड पार्ट होता है अमाइलोपेक्टिन, ठीक है। तो अगर हम वैक्सीकॉर्न में बात करें तो अमाइलोपेक्टिन वेयरस डेंट हैज 78%। देखो, द स्टार्च इज इंटायरली अमाइलोपेक्टिन, मतलब जो मोस्टली जो इनका स्टार्च बना होता है वो अमाइलोपेक्टिन से बना होता है। अमाइलोपेक्टिन इज ब्रांच्ड पोर्शन होता है, ठीक है, स्टार्च का। वेयरस डेंट हैज 78% एंड 22% अमाइलोज। डेंट कॉर्न में देखेंगे 78% अमाइलोपेक्टिन होता है और 22% अमाइलोज होता है, ठीक है। वेट मिलिंग स्टार्च इंडस्ट्री फॉर टेक्सटाइल एंड पेपर साइजिंग एंड कॉर्न ऑयल। बेसिकली जो वैक्सी कॉर्न का जो यूज होता है वो मिलिंग स्टार्च, वेट मिलिंग इंडस्ट्री में यूज किया जाता है फॉर टेक्सटाइल, पेपर साइजिंग एंड कॉर्न ऑयल के लिए। तो ये हमने डिस्कस कर लिया जो मेज क्रॉप है उनके ग्रेन के टाइप के बारे में, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको अच्छे से आप याद कर लेना। अब जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वो है सॉइल एंड क्लाइमेटिक रिक्वायरमेंट। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे सॉइल रिक्वायरमेंट। तो देखो, इसमें कुछ ज़्यादा टेंशन वाली बात नहीं है, ये बहुत ईजी है। इन्हें डीप सॉइल, फर्टाइल सॉइल और रिच इन ऑर्गेनिक मैटर चाहिए। इनका सॉइल जो अभी तक हमने जितने क्रॉप पढ़े हैं इनको वेल ड्रेन्ड सॉइल चाहिए होते हैं, मतलब ज़्यादा वाटर स्टैग्नेंट नहीं होना चाहिए। वाटर होल्डिंग कैपेसिटी जो है वो क्या होनी चाहिए, मीडियम होनी चाहिए, ठीक है। अगर उसके फील्ड में 5 से 6 घंटे पानी अगर होल्ड रह गया ना, तो आपका जो मेज है वो खराब हो जाएगा, मतलब आपका क्या हो जाएगा, क्रॉप डैमेज होगा, ठीक है। तो अगर बात करें तो हाउएवर मेज कैन बी ग्रोन इन वैरायटी ऑफ सॉइल टाइप्स। अगर हम प्रॉपर अगर रिक्वायरमेंट के बारे में बात करें तो मेज जो है वो मीडियम टेक्सचर्ड, गुड वाटर होल्डिंग कैपेसिटी वाले सॉइल में ग्रो करता है, वेरी सेंसिटिव टू वाटर लॉगिंग, ठीक है, मेनली ग्रोन ड्यूरिंग रेनी सीजन, ठीक है। रेनी सीजन में लगाते हैं तो वाटर बहुत ज़्यादा अवेलेबल होता है, इसीलिए ऐसे सॉइल में लगाना चाहिए जहाँ पे वाटर होल्ड ना हो, मतलब जहाँ पे वाटर जो है लंबे समय तक स्टैग्नेंट ना हो, नॉट स्टैग्नेंट ऑन द सॉइल सरफेस फॉर मोर देन 4 to 5 आवर्स, जैसे मैंने आपको यहीं पे बता दिया था, ठीक है। अगर इसके लिए मोस्ट परफेक्ट सॉइल अगर देखें तो लोमी और सिल्टी लोम सॉइल और सिल्टी क्ले लोम सॉइल हैविंग फेयरली परमिएबल सब सॉइल इज आइडियल फॉर सॉइल टाइप्स। तो इसका मतलब बस इतना ही हुआ कि इसके लिए जो परफेक्ट सॉइल है वो कौन सा सॉइल है, वो है लोमी सॉइल, ठीक है, सिल्टी लोम सॉइल या फिर सिल्टी क्ले लोम सॉइल, ठीक है। दस द आइडियल सॉइल इज नाइदर क्ले नॉर सैंडी, ठीक है। अगर पीएच रेंज के बारे में बात करें तो न्यूट्रल पीएच रेंज के आसपास 6.5 टू 7.5। अगर इनके कैटायन एक्सचेंज कैपेसिटी के बारे में बात करें तो जो ऑप्टिमम माना जाता है वो माना जाता है 20 मिली इक्विवेलेंट पर 100 ग्राम ऑफ द सॉइल। बेस सैचुरेशन 70 to 90%, बल्क डेंसिटी 1.3 ग्राम पर mm, ठीक है। वाटर होल्डिंग कैपेसिटी अगर हम देखें तो 16 सेंटीमीटर पर मीटर ऑफ द सॉइल डेप्थ, ठीक है। तो ये हमारा सॉइल रिक्वायरमेंट यहाँ पे कंप्लीट होता है। नेक्स्ट इज द क्लाइमेटिक रिक्वायरमेंट। क्लाइमेटिक रिक्वायरमेंट में अगर हम बात करें तो मेज रिक्वायर्स 9 to 30 डिग्री सेंटीग्रेड, ठीक है। ये इनका एक एवरेज टेम्परेचर है फ्रॉम प्लांटिंग टू इमर्जेंस, ठीक है। इमर्जेंस मीन्स लीव्स का आना, ठीक है, जब तक लीफ नहीं निकल जाता, जब आपने सीड सोइंग करी है उसे इमर्जेंस तक का जो एवरेज टेम्परेचर है वो 9 डिग्री टू 30 डिग्री होना चाहिए। इमर्जेंस ऑफ सिल्किंग लीफ नंबर इंक्रीजेज विद टेम्परेचर एंड फोटो पीरियड, ठीक है। फोटो पीरियड मतलब लाइट के इफेक्ट की वजह से। तो कहने का मतलब है जो सिल्किंग होती है, सिल्किंग क्या होता है, आपने जो मेज का कॉप देखा होगा उसके ऊपर सिल्क लाइक थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स निकले होते हैं, ये सिल्किंग है, ठीक है। तो सिल्किंग लीफ नंबर इंक्रीजेज विद टेम्परेचर एंड फोटो पीरियड। इंक्रीज इन टाइम टू टेसल, टेसल क्या होता है, ये होता है मेल फ्लावर्स का आना, ठीक है, मेल फ्लावर्स का आना होता है टेसलिंग, ठीक है। तो इंक्रीज इन द टाइम ऑफ टेसल एज डायूरिनल वेरिएशन इंक्रीजेस फ्रॉम 0 डिग्री टू 70 डिग्री।
ठीक है। तो टेसल का टाइम बढ़ जाएगा अगर डायूरिनल वेरिएशन जो है वो 0 डिग्री से 70 डिग्री सेंटीग्रेड के बीच में होगा। मैक्सिमम रेट फॉर मेज ग्रोथ इज 30 डिग्री। तो ऑप्टिमम जो है इस टाइम पे जो ग्रोथ यानी वेजिटेटिव और रिप्रोडक्टिव जो ग्रोथ होगा वो 30 डिग्री पे होगा, यानी 30 डिग्री के आसपास होगा। ठीक है। हायर द सोलर रेडिएशन हायर विल बी द फोटोसिंथेसिस इन मेज, और फोटोसिंथेसिस अगर हाई होगा तो ग्रेन के भी साइज क्या होंगे, अच्छे होंगे। नेक्स्ट इज द कल्चरल प्रैक्टिसेस, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, कल्चरल प्रैक्टिसेस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। सबसे पहला हमारे पास वेराइटीज जो है वो दो टाइप की हैं। फर्स्ट हम पढ़ रहे हैं इरिगेटेड मेज के लिए, सेकंड पढ़ेंगे रेनफेड। तो इरिगेटेड मेज इज वेरी इंपॉर्टेंट, रेनफेड मेज भी इंपॉर्टेंट है, लेकिन इरिगेटेड मेज के लिए हम ज़्यादा चीज़ें याद करना पड़ता है हमें। ठीक है। सबसे पहला, जब आप फील्ड प्रिपेयर कर रहे हो उससे पहले आपको यूज़ करना है FYM और कंपोस्ट का। ठीक है। 12.5 टन ऑफ टन्स ऑफ FYM और कंपोस्ट पर हेक्टेयर। ठीक है, ऑन द अनप्लो फील्ड अलॉन्ग विथ 10 पैकेट्स ऑफ एजोस्पेरिलम। ठीक है, अगर 10 पैकेट्स हैं तो अप्रॉक्स वो 2000 यानी 2 kg ऑफ द एजोस्पेरिलम हमें पर हेक्टेयर ऑफ लैंड पे यूज़ करना है, और उसको सॉइल के अंदर इनकॉर्पोरेट कर देना है ड्यूरिंग प्लोइंग। फील्ड प्रिपरेशन में बात करें तो डिस्क प्लो से आपको क्या करना है, और डिस्क प्लो से और कल्टीवेटर प्लोइंग से आपको 2 बार उसको प्लो करना है, आफ्टर जब आपने FIM कंपोस्ट जो है जब डाल दिया है। और फाइनली हमें जो सॉइल में चाहिए वो फाइन टिल्स चाहिए। ठीक है। अब क्या होता है कि जब हमने फील्ड प्रिपेयर कर लिया तो उसमें हम बनाते हैं रिजेस एंड फरोज। देखो ये नॉर्मल लैंड है, और ये जो इस तरीके का लैंड होता है इसको हम बोलते हैं रिजेस एंड फरोज। तो ये हमारा फरो, ठीक है, और ये है रिज। ठीक है। तो कभी भी जो मेज क्रॉप है उस रिज पे लगाते हैं, ताकि अगर हम यहाँ लगाएंगे तो देखो वाटर ज़्यादा टाइम तक इस एरिया में रुक जाएगा तो क्रॉप खराब हो जाएगा। तो हम जो मेज का प्लांटेशन करते हैं वो रिज पे करते हैं। ठीक है। तो रिजेस एंड फरोज बनाना है। फॉर्म रिजेस एंड फरोज प्रोवाइडिंग सफिशिएंट इरिगेशन चैनल्स। ठीक है, मतलब इरिगेशन के लिए हम रिजेस एंड फरोज का बनाते हैं, और इसमें हम इरिगेट करते हैं मेज को। रिजेस शुड बी 6 मीटर लॉन्ग, ठीक है, एंड 60 सेंटीमीटर अपार्ट। यानी जो रिज का लेंथ है, ये टोटल लेंथ, मतलब अगर इधर से इधर हमने ऐसे ऐसे क्रॉप लगाया है इसके ऊपर में, तो ये रिज का लेंथ होना चाहिए 6 मीटर एक रिज का, और 60 सेंटीमीटर अपार्ट, यानी एक रिज जो है इससे ये जो सेंटर का नाप है 60 सेंटीमीटर अपार्ट होना चाहिए। तो ये इसका हो गया फॉर्मिंग एंड रिजेस ऑफ दी बेड्स। अभी हम आगे देखेंगे बेड फॉर्मेशन भी। ये हमने रिजेस एंड फरोज बना दिया। नेक्स्ट इज दी फॉर्मेशन ऑफ वेट, नेक्स्ट इज दी फॉर्मेशन ऑफ बेड। तो बेड फॉर्मेशन के लिए अगर आप ध्यान दो तो बेड साइज जो होना चाहिए 10 मीटर स्क्वायर से लेके 20 मीटर स्क्वायर का होना चाहिए, डिपेंडिंग ऑन दी अवेलेबिलिटी ऑफ वाटर। ठीक है। यूज अ बंड फॉर्मर, अगर हमें पैसा कम खर्च करना है तो आप बंड फॉर्मर का यूज कर सकते हो। ठीक है, फॉर इकोनॉमिक कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन के लिए। ठीक है। अगर हम बात करें एप्लीकेशन ऑफ नाइट्रोजन यानी फर्टिलाइजर्स का, केमिकल्स का, तो सबसे पहला चीज़ है कि आप किसी भी फील्ड में आप अपना सॉइल टेस्टिंग करवाओ। ठीक है, और सॉइल टेस्ट रिकमेंडेशन के बेसिस पे आप उस चीज़ को यूज़ किया करो। अगर आपने नहीं करवाया है तो आपको एक ब्लैंकेट रिकमेंडेशन मेज क्रॉप के लिए यानी इरीगेटेड क्रॉप के लिए आपको याद रखना है, वो है 135 नाइट्रोजन, 62.5 P2O5 एंड K2O जो है 50 kg पर हेक्टेयर ऑफ द लैंड पे यूज करना है। ठीक है। अप्लाई द क्वार्टर ऑफ द डोज ऑफ नाइट्रोजन, यानी 1/4 135 का 1/4 जो है वो वो यूज करना है स्टार्टिंग में एज अ बेसल डोज। फुल डोज यानी आपको P2O5 पूरा डाल देना है, और K2O5 भी पूरा डाल देना है एज ए बेसल डोज एट बिफोर सोइंग। ठीक है। इन केस ऑफ रिज प्लांटेड क्रॉप, आपने रिजेस बनाए हैं तो ओपन अ फरो 6 सेंटीमीटर डेप्थ, ठीक है, ऑन द साइड ऑफ द रिज। आई बात समझे आपको, जो रिज है और फरो है यहाँ पे आपको क्या करना है, ठीक है, 6 सेंटीमीटर नीचे जाना है, और यहाँ पे आपको NPK फर्टिलाइजर जो है आपको वहाँ पे डाल देना है एट 2/3 एट द डिस्टेंस फ्रॉम द टॉप ऑफ द रिज। आपका जो रिज का जो साइज है उसका 2/3 डिस्टेंस पे यानी 2/3 डिस्टेंस पे आपको ये गड्ढा बनाना है, और वहाँ पे आपको ये फर्टिलाइजर को डाल देना है। ठीक है। आफ्टर द फर्टिलाइजर मिक्सचर अलॉन्ग द फरोज इवेंचुअली एंड कवर्ड टू अ डेप्थ ऑफ 4 सेंटीमीटर विद सॉइल। ठीक है, 4 सेंटीमीटर सॉइल से उसको ढक देना है। ठीक, तो ये हो गया हमारा जनरल, अगर हमने रिजेस एंड फरोज बनाए। अगर हम बेड फॉर्मेशन कर रहे हैं यानी बेड सिस्टम को अगर कर रहे हैं, देन बेड सिस्टम ऑफ प्लांटिंग इज फॉलोड ओपन फरो 6 सेंटीमीटर डीप एट ए डिस्टेंस ऑफ 60 सेंटीमीटर अपार्ट। ठीक है। साथ साथ हम एजोस्पेरिलम का यूज करेंगे
ठीक है, व्हेन एजोस्पेरिलम इज यूज्ड एज सीड एंड सॉइल एप्लीकेशन, तो हमें क्या करना है, अप्लाई 100 kg ऑफ नाइट्रोजन पर हेक्टेयर, ये हमें बढ़ा देना है। ठीक है, तो ये हमने एप्लीकेशन ऑफ नाइट्रोजन फर्टिलाइजर्स यानी एप्लीकेशन ऑफ फर्टिलाइजर्स के बारे में डिस्कस कर लिया कल्चर प्रैक्टिसेस में। अब जो नेक्स्ट है एप्लीकेशन ऑफ माइक्रो न्यूट्रिएंट, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, हमें माइक्रो न्यूट्रिएंट का भी एप्लीकेशन करना चाहिए। ठीक है, ये जो क्रॉप है इनको माइक्रो न्यूट्रिएंट चाहिए होता है। ठीक है, और एक अच्छी क्वांटिटी में चाहिए होता है। तो क्या करना है इसमें, आप 12.5 kg ऑफ माइक्रो न्यूट्रिएंट मिक्सचर जो है बेसिकली फॉर्मुलेट किया गया डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर तमिलनाडु, ठीक है, इसको मिक्स करते हैं सैंड के साथ और इस इतना मिलाते हैं माइक्रो न्यूट्रिएंट और उसका जो टोटल है क्वांटिटी बना देते हैं 50 kg पर हेक्टेयर का। ठीक है, हमें सैंड वगैरह उसको मेकअप कर लेते हैं सैंड वगैरह से मिला के, सैंड सॉइल से। ठीक है, अप्लाई द मिक्सचर ओवर द फरोज एंड 2/3 इन द टॉप ऑफ द रीजेस। 2/3 जो है वो टॉप ऑफ द रीजेस पे लगाना है, 1/3 जो है वो रीजेस में हमें फरोज में हमें डाल देना है। ठीक है, तो ये एप्लीकेशन ऑफ माइक्रो न्यूट्रिएंट हो गया। नेक्स्ट इज द सीड रेट। तो देखिए दो टाइप का सीड रेट है, 20 kg पर हेक्टेयर फॉर जनरल ग्रेन्स एंड फॉर 25 kg पर हेक्टेयर फॉर दी बेबी कॉर्न। ठीक है, आपने बेबी कॉर्न खाया होगा, ये जो कॉर्न होते हैं बहुत छोटे छोटे होते हैं, इनमें कॉर्न के ग्रेन्स बहुत बड़े होते ही नहीं है, इसको इसी स्टेज पे हम तोड़ लेते हैं और इसको एज ए फ्राई करके या फिर चीज़ें इसको ऐसे कंज्यूम किया जाता है। ठीक है, स्पेसिंग बात करें तो 25 सेंटीमीटर बिटवीन दी प्लांट्स। ठीक है, प्लांट टू प्लांट अगर आपने एक रो में लगाया तो ये प्लांट और प्लांट का डिस्टेंस 25 सेंटीमीटर होना चाहिए, और दो अगर आप रो वाइज कर रहे हो तो ये रो टू रो डिस्टेंस होना चाहिए वो 60 सेंटीमीटर अपार्ट होना चाहिए मिनिमम। नेक्स्ट इज द सीड ट्रीटमेंट, आप इंसेक्टिसाइड से इसको करोगे सीड ट्रीट। ठीक है, क्लोरोपायरिफॉस से, क्लोरोपायरिफॉस 20 EC से, ठीक है, जो प्रिवेंट करेगा स्टेम बोरोस से। ठीक है, नेक्स्ट इज द सीड ट्रीटेड विद फंगीसाइड्स मे बी ट्रीटेड विद 3 पैकेट्स ऑफ 3 पैकेट्स मतलब 600 ग्राम पर हेक्टेयर ऑफ एजोस्पेरिलम बिफोर सोइंग। ये सीड का ट्रीटमेंट हम करते हैं बिफोर सोइंग। नेक्स्ट इज दी सोइंग। सोइंग कैसे करना है, तो सोइंग जो मेथड है वो हमारे पास दो है, एक डिबलिंग, ठीक है, और आगे हम देखेंगे डिबलिंग के बाद हम करते हैं जनरली डीप करके। ठीक है, तो डिबलिंग क्या है, आप सॉइल में क्या करते हो, फिंगर से या फिर किसी स्टिक से आप लैंड में क्या करते हो, छेद बनाते जाते हो और इसमें सीड्स को प्लेस करते जाते हो। जनरली हम 1 सीड ही प्लेस करते हैं। ठीक है, लेकिन हमें अब एश्योर करना है कि जर्मिनेशन हो रहा है कि नहीं सारा, तो एटलीस्ट हम 2 सीड्स भी पर होल यूज कर सकते हैं। ठीक है, जनरली 1 सीड पर होल, लेकिन फॉर एश्योर दी जर्मिनेशन हम 2 सीड्स पर होल यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो डिबलिंग से हम सॉइल डेप्थ जो होता है सीड डालने का 4 सेंटीमीटर होता है। फर्टिलाइजर्स आर प्लेस्ड एंड कवर विद दिस सॉइल। ठीक, नेक्स्ट इज द वीड मैनेजमेंट। वीड मैनेजमेंट के लिए हमें क्या करना है, प्री इमरजेंस हर्बिसाइड्स यूज करना है, जैसे एट्राजीन 50 WP एट द रेट ऑफ 500 ग्राम पर हेक्टेयर यानी 900 लीटर ऑफ वाटर के साथ। ठीक है, एट 3 days आफ्टर द सोइंग। ओके, नेक्स्ट अप्लाई हर्बिसाइड व्हेन देयर इज सफिशिएंट मॉइस्चर इन द सॉइल। ये पॉइंट ध्यान रखना कि हम हर्बिसाइड तब यूज करें जब हमारे पास सफिशिएंट वाटर हो सॉइल में। डू नॉट डिस्टर्ब द सॉइल आफ्टर हर्बिसाइड एप्लीकेशन, यानी इसके बाद सॉइल को डिस्टर्ब नहीं करना है, यानी कोई हमें फिजिकल एक्टिविटी नहीं करनी है सॉइल के ऊपर में। हम हो कर सकते हैं, हैंड वीडिंग कर सकते हैं 17 और 18 डे ऑफ सोइंग अगर हमने हर्बिसाइड नहीं अप्लाई किया है तो। ठीक है, नोट इफ पल्स क्रॉप इज टू बी रेज्ड एज इंटर क्रॉप, अगर हम इंटर क्रॉपिंग कर रहे हैं पल्स के साथ तो हमें एट्राजीन नहीं यूज करना है, ये देखो एग्जाम में पूछा जा सकता है। ठीक है, तो ये हमारा हो गया वीड मैनेजमेंट। नेक्स्ट इज दी वाटर मैनेजमेंट। तो वाटर मैनेजमेंट के लिए अगर पहले ही बात आपको ध्यान रखना है कि मैंने बताया है कि जो मेज क्रॉप है वो सेंसिटिव है वाटर स्टैग्नेंसी को लेके, तो सेंसिटिव टू बोथ मॉइस्चर स्ट्रेस एंड एक्सेसिव मॉइस्चर, मतलब पानी कम भी हो जाएगा तभी भी दिक्कत है, एक्सेस हो जाएगा तभी भी दिक्कत है। हेंस ऑप्टिमम मॉइस्चर अवेलेबिलिटी ड्यूरिंग द मोस्ट क्रिटिकल स्टेजेस। ठीक है, 45 to 65 डे जो होता है वो मोस्ट क्रिटिकल स्टेज होता है आफ्टर सोइंग, जिस टाइम पे हमें मॉइस्चर का बहुत ज़्यादा ध्यान देना होता है। क्रिटिकल स्टेजेस जो हैं जब हमें इरिगेशन करना है वो है 6th लीफ, जब उनका छठा लीफ निकल रहा हो। ठीक है, लेट नी हाई, टैसलिंग, 50th सिल्किंग, और 50% ऑफ द जो क्रॉप है उसमें सिल्किंग होने लग जाए, और 2 स्टेज। ठीक है, इन टाइम पे यानी आप देखो तो 1 2 3 4 और 5 क्रिटिकल स्टेजेस हैं, ऑफ विच टैसलिंग एंड सिल्किंग जो है, ठीक है, टैसलिंग जो होता है मेल फ्लावर्स में होता है और सिल्किंग जो होता है वो फीमेल फ्लावर्स में होता है। सॉरी, टैसलिंग जो होता है वो मेल फ्लावर्स में होता है और सिल्किंग जो होता है फीमेल फ्लावर्स में होता है, आर मोस्ट क्रिटिकल स्टेजेस। ठीक है,
वाटर स्ट्रेस ड्यूरिंग दी स्टेजेस रिड्यूसेस द मेज यील्ड, ठीक है। और जो वाटर रिक्वायरमेंट है इसका वो कितना है 600 टू 700 मिलीमीटर इन फॉर 100 डे ऑफ क्रॉप, यानी जो क्रॉप 100 डेज की होती है उनके लिए 600 टू 700 मिलीमीटर ऑफ दी वाटर इज रिक्वायर्ड। हार्वेस्टिंग, तो हार्वेस्टिंग के लिए ध्यान रखना है जब सीड कवर जो कॉब होता है, कॉब यानी जो फाइनल जो भुट्टे को हम जिसके ऊपर हमारा कवर लगा होता है, ठीक है, तो ये जो कॉब है अगर वो टर्न येलो हो जाए और ड्राई दिखने लगे तो उसकी मेच्योरिटी आ गई है। सीड बिकम्स क्या हो जाए हार्ड एंड ड्राई, सीड्स भी क्या हो जाए हार्ड एंड ड्राई हो जाए, तो इस टाइम पे हमें हार्वेस्ट करना है। हार्वेस्टिंग कैसे करते हैं, टीयर ऑफ द कॉब सीड, ठीक है, कॉब सीड से हम टीयर कर लेना है यूजिंग गनी नीडल, आपने देखा होगा गनी नीडल, ठीक है। इससे हम क्या करते हैं इसको कट करते हैं जहाँ से कॉब लगा हुआ है, ठीक है, यहाँ से हम इसको कट कर देते हैं, ठीक है। अब क्या है थ्रेसिंग करते हैं कॉब का, आपने बीच में देखा होगा जब भुट्टे को हम पूरा ग्रेन निकाल देते हैं बीच में उसका एक साफ्ट बचता है जिसको हम लोग कहते हैं सैंक, और इसी के ऊपर हमारा लगा होता है ग्रेन्स, ठीक है। तो हम नेक्स्ट टाइम में क्या करते हैं थ्रेसिंग करते हैं, और इसमें थ्रेसिंग में क्या करते हैं ड्राई द कॉप्स, पहले सन के अंदर हम उसे ड्राई करते हैं जब तक ग्रेन ड्राई ना हो जाए। यूज मैकेनिकल थ्रेशर्स और बाई रनिंग द ट्रैक्टर ओवर ड्राइड कॉप्स टू सेपरेट द ग्रेन्स फ्रॉम द सैंक, ठीक है, सैंक और ग्रेन्स को सेपरेट करते हैं, ठीक है। और स्टॉक टू द कैटल फीड, जो स्टॉक्स बच रहे हैं उसको हम कैटल फीड की तरह यूज कर लेते हैं। नेक्स्ट इज द ईल्ड, अगर हम ईल्ड के बारे में इसमें बात करें तो देखो 5 टन्स ऑफ ग्रेन ईल्ड और 10 टन्स ऑफ स्ट्रॉ ईल्ड होता है पर हेक्टेयर। इन केस ऑफ बेबी कॉर्न 6 टन्स कॉब ईल्ड होता है, 25 टन्स जो होते हैं वो होते हैं ग्रीन फॉडर ईल्ड, ठीक है, मतलब ये पॉसिबिलिटी है मैक्सिमम पॉसिबिलिटी पर हेक्टेयर की, ठीक है। आई होप आपको ये जो हमने अभी डिस्कस किया है इरिगेटेड मेज वो समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट इज द रेनफेड मेज, सेकंड वैरायटी जो है वो रेनफेड मेज की है, जिसमें बेसिकली फील्ड प्रिपरेशन चीजल प्लो से कर देते हैं, चीजल द सॉइल हैविंग हार्ड पैन फॉर्मेशन एट शैलो डेप्थ विद चीजल प्लो एट 0.5 मीटर, ठीक है। और इसको हम जनरली प्रोसेस करते हैं एवरी 3 ईयर, मतलब क्या करते हैं जैसे आपने यहाँ पे प्लो करना स्टार्ट करा इस डायरेक्शन में, फिर इसके परपेंडिकुलर प्लो करते हैं एवरी 3 ईयर, ठीक है। एप्लीकेशन ऑफ द FYM और कंपोस्ट, सबसे पहले हमें वही करना है 12.5 टन पर हेक्टेयर ऑफ FYM या फिर कंपोस्ट यूज करते हैं, साथ साथ एजोस्पिरिलम हम 2 kg पर हेक्टेयर यूज करेंगे, सिमिलर लाइक द इरिगेटेड मेज। एप्लीकेशन ऑफ फर्टिलाइजर, तो आप सॉइल रिकमेंडेशन टेस्ट करवा लो या फिर आप इसका एक ब्लैंक रिकमेंडेशन 60-30-30 का याद रखोगे, ठीक है, kg ऑफ पर हेक्टेयर। ये एल्फी सॉल्स के लिए, एल्फी सॉल्स मतलब रेड सॉइल, ठीक है, वर्टी सॉल्स मतलब ब्लैक सॉल्स। ब्लैक सॉल्स के लिए जो है ये है 40, 20 और 0, यानी में पोटेशियम नहीं डालना होता ब्लैक सॉल्स में। अप्लाई हाफ ऑफ द नाइट्रोजन एंड फुल डोज ऑफ P2O5 एंड K2O विद इनरिच FYM एट बेसल डोज, ठीक है, और एजोस्पिरिलम भी डालते हैं, मतलब हाफ डोज ऑफ नाइट्रोजन फुल डोज ऑफ P2O5 एंड K2O डाल देते हैं स्टार्टिंग में ही, ठीक है, एज अ बेसल डोज। टॉप ड्रेसिंग करते हैं हाफ ऑफ द नाइट्रोजन से एट टैसलिंग, जब इनके मेल पार्ट यानी मेल फ्लावर जब निकल रहा हो, ठीक है। ये हो गया एप्लीकेशन ऑफ फर्टिलाइजर। नेक्स्ट इज दी फील्ड प्रिपरेशन, हम फील्ड प्रिपरेशन में क्या करते हैं, बेसिकली फील्ड प्रिपरेशन में हम करते क्या है, तो फील्ड प्रिपरेशन में क्या करेंगे सबसे पहले हम सीड रेट देखते हैं इसका, कि हमने फील्ड प्रिपेयर करना है तो उसमें हम कितना सीड यूज करने वाले हैं, ठीक है। तो देखिए सॉरी हमने फील्ड प्रिपरेशन तो डिस्कस कर लिया है, मेन है हमारा सीड रेट डिस्कस करना। सीड रेट में क्या है, आप 20 kg ऑफ सीड जो है पर हेक्टेयर यूज करोगे फॉर दी हाइब्रिड्स एंड 25 kg ऑफ दी जो हम बेबी कॉर्न के लिए वेराइटीज के लिए यूज करते हैं, ठीक है। तो नेक्स्ट इज दी स्पेसिंग, स्पेसिंग जो है 45 सेंटीमीटर बिटवीन रोज एंड 20 सेंटीमीटर जो है वो बिटवीन दी प्लांट्स। अभी हमने पढ़ा था कि प्लांट टू प्लांट हमने कितना रखा था 25 और ये 60 था रो टू रो, लेकिन यहाँ पे क्या है 45 सेंटीमीटर और 20 सेंटीमीटर प्लांट टू प्लांट, ठीक है। प्री ट्रीटमेंट ऑफ सीड विद दी बायो फर्टिलाइजर 3 पैकेट्स लाइक 600 ग्राम पर हेक्टेयर ऑफ एजोस्पिरिलम हम यूज करते हैं। सोइंग जो है डिबल और ड्रिलिंग से करते हैं, ठीक है, डिबल मतलब आपने स्टिक ले लिया और उससे आप छेद करते जा रहे हो, उसमें ग्रेन डालते जा रहे हो सॉइल के अंदर। ड्रिलिंग मतलब मशीन से आपको ड्रिल करना है और साथ साथ उसमें सीड डालते चलोगे। आपने मैकेनिकल ड्रिलर भी देखा होगा जो आप सीड को भी सो करता चला जाता है, और सीड जो डेप्थ है सीड सोइंग का वो है 4 सेंटीमीटर, ठीक है। नेक्स्ट इज द क्रॉपिंग पैटर्न, तो इंटर क्रॉपिंग करते हैं मेज का काउपी के साथ और मेज के साथ, मेज का ब्लैक ग्राम के साथ, ठीक है। ये बेसिकली सदर्न डिस्ट्रिक्ट में किया जाता है। फॉर वर्टिसोल्स अगर हम सदर्न डिस्ट्रिक्ट में बात करें तो मेज और रेड ग्राम का किया जाता है हमारा इंटरक्रॉपिंग। ईल्ड बात करें तो 3 टन्स ऑफ द ग्रेन ईल्ड और अप्रॉक्स 5 टन्स जो है वो हमारा
जो कॉपर नहीं, जो हमें कैटल्स के लिए जो हमें फीड चाहिए वो मिलता है। ठीक है, तो ये हमने डिस्कस कर लिया रेनफेड वीट के रेनफेड मेज के बारे में। आई होप गाइज आपको आज का लेक्चर समझ में आया होगा। सो गाइज थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आपको कुछ भी डाउट है तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल पे पूछ सकते हो, साथ साथ इस कमेंट में पूछ लो, मतलब इस वीडियो के कमेंट में पूछ लो। अगर नहीं तो आप हमारे इंस्टाग्राम चैनल पे हमसे जुड़ सकते हो @GoForAgriculture। अब वहाँ पे आप हमसे 1-to-1 क्वेश्चन पूछ सकते हो। ठीक है, अगर आप हमारे चैनल पर न्यू हो तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करो, ठीक, गो फॉर एग्रीकल्चर, ताकि आपको हमारे अपकमिंग वीडियोस की नोटिफिकेशन मिल जाए। और नोटिफिकेशन के लिए आपको जो हमारा बेल आइकन है उसको भी दबा देना है और उसको ऑल पे क्लिक कर देना है, ताकि हमारे अपकमिंग वीडियोस जितनी भी होंगी आपको उसकी नोटिफिकेशन मिल जाएंगी। सो गाइस टिल देन स्टे ट्यून। अगर आपको इस लेक्चर की पीडीएफ पीपीटी चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल गो फॉर एग्रीकल्चर से डाउनलोड कर सकते हैं। चलिए गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर।